अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम मोलस्का और उसकी जो जनरल करैक्टरिस्टिक है पार्ट ए हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बॉडी ऑफ मोलस्कन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर फर्दर जो करैक्टरिस्टिक हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्शन वगैरह कैसे होते हैं मोलस्कन के अंदर, उसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी तो स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्कन। जी तो नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मोलस्कन्स के मोलस्कन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। बेटा इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसको हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसके पास माउथ भी है और इसके अलावा एनस भी है। क्लियर? तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। और इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं फूड की डाइजेशन के लिए, जिनको आप आगे फर्दर डाइजेशन के लिए क्या बनाएंगे बेटा? एंजाइम वगैरह बनाएंगे। और इनके अंदर जो डाइजेशन होती है बेटा वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। ये कुछ बातें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से हम डिटेल से क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जितने हमारे फाइलम हो चुके हैं सब के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया था। एक स्पेसिफिक फीचर जो है जो हमें मोलस्कन के अंदर देखने को मिलता है, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है ना एलिमेंट्री कैनाल, उनके अंदर हमें टॉर्शन देखने को मिलती है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि इनके जो एनर्स रीजन है ना वो एक 180 के एंगल पे कर्व होता है और मेंटल कैविटी के अंदर जाकर वो ओपन होता है हेड से ऊपर। तो ये टॉर्शन भी हमें देखने को मिलती है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है बेटा वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि मोलस्कन का एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह डेवलप होता है। बेटा इनके पास नेफ्रीडिया मौजूद होते हैं और यही नेफ्रीडिया आगे फर्दर एक्सक्रीशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। और इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है बेटा, ये आपने याद रखना है। जो वाटर के अंदर रहते हैं ना वो अमोनिया खारिज करते हैं, और जो खुश्की पर रहते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं बेटा वो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। ये दो पॉइंट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए याद होने चाहिए, क्योंकि फाइलम मोलस्कन के जो मेंबर्स हैं वो आपको एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। इसमें हमने देखा था दो तरह के एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर भी है, मैरीन भी है। तो अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, इसलिए वो अमोनिया रिलीज़ करेंगे। जबकि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको पानी की कमी होती है, इसलिए वो कौन सा ये नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज़ करते हैं बेटा? यूरिक एसिड रिलीज़ करेंगे। ये कुछ बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही है? नेफ्रीडिया इनके अंदर मौजूद होते हैं। बाज़ दफ़ा इनको जो है किडनी भी कहा जाता है। समहाउ कुछ सेंस में हम इन्हें किडनी के तौर पर भी मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है वो हर साल पूछी गई होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे जनरली ये है कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे कि हमारे पास क्लास गैस्ट्रोपोडा है और बाइवाल्विया के मेंबर, और बाइवाल्विया ये जो क्लास है पर्ल फार्मेशन के अंदर मोती वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल आती है। ठीक है, यानी इनके अंदर मोती बनते हैं। तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ज़ाहिर बात है इनके अंदर एक कैविटी होगी जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? हीमोसील कहते हैं। हीमोसील कहते हैं, बहुत बड़ी कैविटी होती है इनकी बॉडी के अंदर, और उधर जो लिक्विड मौजूद होगा बेटा उसे हम हीमोलिम्फ कहेंगे। समझ आ गई है ना? तो ये हीमोलिम्फ है जो कि ब्लड के तौर पर काम कर रहा है। बहरहाल जो जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना उनमें नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उनके अंदर पिगमेंट कोई नहीं होगा, इसलिए कलरलेस होता है हीमोलिम्फ। जबकि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास है सिफेलोपोडा के जो मेंबर्स हैं जिनमें ऑक्टोपस है, सीपिया है और बाकी मेंबर्स आ रहे हैं। सिफेलोपोड के अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, और जिनके अंदर क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है उनमें फिर ये हमारे पास पिगमेंट जो है हीमोसियानिन भी यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पर इस साल भी ऑब्जेक्टिव पूछी गई है और इससे पहले भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछी गई हैं कि इनके अंदर जो मोलस्कन है इनकी दो क्लासेस ऐसी हैं, गैस्ट्रोपोडा और बाइवाल्विया, जिनके अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है और उनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पिगमेंट है वो भी मौजूद नहीं होगा। जबकि जो क्लास सिफेलोपोडा है इसके मेंबर के पास क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके ब्लड के अंदर जो है आपको ये पिगमेंट भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? हीमोसियानिन। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम पर जितने भी बातें आपसे शेयर की हैं ये आपको क्लियर कट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये MCQs और इवन के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन फीचर है बेटा हमारे पास रेस्पिरेशन, के मोलस्कन के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह होती है। जी तो इनके अंदर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है, जो ख़ास तौर पे एक्वेटिक होते हैं,
एक्वेटिक मेंबर्स के पास क्या होते हैं बेटा, गिल्स मौजूद होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी मेंटल कैविटी के अंदर आपको फीदरी जो है वो लंग्स भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल लंग्स नहीं होते, फीदरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, या इसके अलावा पल्मोनरी सैक्स मौजूद होती हैं। उनकी जो मेंटल है ना, मेंटल हमने पढ़ा था ना, वो एक ग्लैंडुलर लेयर होती है, उसके अंदर आपको छोटी छोटी थैलियाँ नज़र आएंगी जिनको हम पल्मोनरी सैक कहेंगे। ये थैलियाँ ओपन हो रही होती हैं मेंटल कैविटी के अंदर, फिर इनके थ्रू क्या हो रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके पास फीदरी गिल्स होते हैं, छोटे छोटे गिल्स होते हैं। ये कल भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बॉडी वाला पार्ट पढ़ा था, वहाँ हमने काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया था। स्केलेटन ऑफ मोलस्कन्स, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। हमारी बुक कह रही है, हम सिर्फ सबसे पहले बुक की लाइंस को रटेंगे, फिर कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी जाती है। हमारे पास जो मोलस्कन के मेंबर हैं इनका स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होता है, और ये एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट और इसके अलावा कोल्चिसिन का बना होता है, कोल्चिसिन का। क्लियर? तो ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ये एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है बेटा, ये जिसको आप शेल भी कहते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास स्नेल्स वगैरह हैं, इनके पास एक्सोस्केलेटन है, लेकिन कुछ इसके मेंबर ऐसे भी हैं कि जिनके पास इंटरनल शेल भी होता है। ठीक है, शेल अंदरूनी तौर पर बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि हमारे पास सीपिया है या कटल फिश है। और कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनमें शेल एब्सेंट है, जैसे कि हमारे पास ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के पास कोई शेल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसी के पास शेल है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और किसी के पास एक्सटर्नल शेल है, किसी के पास इंटरनल शेल है, और किसी के पास एब्सेंट ही है। तो ये शेल किसका बना हुआ है, हमारी बुक की लाइन कह रही है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अलावा कोल्चिसिन भी होता है, एक केमिकल है जो कि स्केलेटन के अंदर मौजूद होता है। अब ज़रा थोड़ा सा कंपैरिजन हम करते हैं। देखिए बेटा, शेल टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी कुछ रहते हैं जिनके पास होता है, और इसके अलावा जो शेल है वो कुछ मैरीन समुद्रों में रहने वाले मोलस्का के मेंबर्स हैं उनके पास भी होता है। फिर दोनों के शेल में फ़र्क क्या है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका शेल जो है लाइट वेट का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते। जो समुद्रों के अंदर रहते हैं उनके अंदर जो है वो शेल थोड़ा सा हैवी किस्म का होता है। उसकी वजह यह है कि उनके पास जो है साल्ट की डेपोजिशन ज़्यादा होती है, इसलिए उनका जो स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है या शेल है, वो हार्ड भी होता है। तो ये दोनों में आपने कंपैरिजन याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो फीचर है हमारे पास वो है मूवमेंट, कि इनके अंदर हरकत कैसे होती है। तो मस्कुलर फिट हमने पढ़ा था स्नेल की, जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बॉडी डिस्कस की थी ना, तो उसमें आपको बताया था कि इनके पास मस्कुलर फुट होता है, जिसके ज़रिए इनके अंदर स्लो क्रीपी मूवमेंट होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना वो अपने आप को मूव करवाते हैं। इसके अलावा इनके पास मॉडिफाइड आर्म्स भी होते हैं, मॉडिफाइड आर्म्स। ये भी क्या करते हैं बेटा, इनको हरकत में लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अभी मॉडिफाइड आर्म आपको किस में देखने को मिलते हैं, ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस के पास तो 8 जो है वो आर्म होते हैं, बाजू होते हैं, और कुछ जो उसमें से जो है वो उनकी मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। इसका मतलब मूवमेंट के लिए 2 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, एक मस्कुलर फुट है और दूसरा क्या है बेटा, मॉडिफाइड आर्म्स हैं, जो कि आगे मूव करवाने के लिए हेल्पफुल है। किसको बेटा, मोलस्कन्स को। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है बेटा वो है नर्वस सिस्टम, कि इनका नर्वस सिस्टम किस तरह का डेवलप होता है। इनके पास 3 पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने याद रखनी है। 3 पेयर्ड गैंग्लिया इनके नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और उसमें से एक पेयर जो है वो हेड रीजन में है, और दूसरा जो पेयर है बेटा वो फुट रीजन में है, और जो थर्ड रीजन है वो बाकी जो बॉडी बच गई है उसके अंदर ये मौजूद होता है। अगर आप डिटेल से देखें ना इसको, तो सिंपली इनके पास 4 पेयर्स होते हैं, लेकिन हमारी बुक कह रही है 3 पेयर्स हैं, तो हम इसी को ही फॉलो करेंगे। 3 पेयर्स हैं बेटा गैंग्लिया के। गैंग्लिया आपने पढ़ा हुआ है कि सेल बॉडी के गुच्छे को कहते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, क्लियर, और इसके बाद ये कुछ और बना लेते हैं हम लोग, ये सेल बॉडी, और इनसे निकलने वाले जो एक्सॉन्स होते हैं वो भी आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं। तो ये सेल बॉडी का ये जो एक गुच्छा सा बन रहा है, बंच बन रहा है, इसको गैंग्लिया कहा जाता है। और इसमें जो हमारे पास एक्सॉन्स की वायर्स इकट्ठी हो रही हैं इनको हम नर्व कहते हैं, क्लियर। तो इनके पास 3 पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए। उसमें से एक पेयर हेड रीजन में, फिर फुट रीजन में, और विजुअल मैस वाले हिस्से में एक पेयर मौजूद होता है। तो इस तरह इनके पास इनके नर्वस सिस्टम में 3 पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम करवा रहे होते हैं। इनमें सेंसी स्ट्रक्चर कौन से मौजूद हैं, इनके पास सेंसी स्ट्रक्चर 3 तरह की सेंसी स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें याद होनी चाहिए। इसके अलावा भी और सेंसी स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं। उसमें सबसे पहले है आइज़, जो कि आगे विजन का काम करती हैं, देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और याद रखना है सबसे वेल डिवेलप्ड आइज़ जो है वो आपको किस में देखने को मिलती है, वो है बेटा सिफेलोपोड्स के अंदर। सिफेलोपोड्स के अंदर वेल डिवेलप्ड आइज़ हैं।
और आइज हैं कैसी, सिंपल आइज, सिंपल आइज। कंपाउंड आइज किसका फीचर था, आर्थ्रोपोड का था। तो पहले जो इसमें सेंस स्ट्रक्चर है बेटा वो है आइज। और आइज आपको पता है लास्ट लेक्चर में भी ये हमने डिस्कस किया है, ओमेटोफोर एक डंडी सी है जिसके ऊपर आइज लगे हुई हैं, और वेल डेवलप्ड आइज होते हैं सेफेलोपोड के पास, ये अपने इंसान से भी बेहतर होती हैं उनके पास आइज। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। और ये वीएन के लिए, या आप कह सकते हो लाइट जो स्टिमुलस आती है उसको कवर करने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन सेंसरी स्ट्रक्चर है वो है ऑस्फेरेडिया। ऑस्फेरेडिया किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये कीमो रिसेप्टर इसके अंदर होते हैं, इनके अंदर बेटा ऑस्फेरेडिया के अंदर होते हैं कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्टैटोसिस्ट है जो इनकी बॉडी के अंदर बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप लोग चलते हो ना, तो आपकी बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए कौन हेल्प करता है, ईयर हेल्प करता है। ठीक है, अब इनके पास तो ईयर है नहीं जो इनकी बॉडी को बैलेंस में रखें, तो पानी के अंदर चलने के लिए या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में चलने के लिए हो सकता है इधर उधर गिर जाए, इनकी बॉडी को बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इनके पास क्या मौजूद होता है बेटा, स्टैटोसिस्ट होते हैं। जबकि जो हमारे पास शेल वाले जो मोलस्कन्स हैं उनके शेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ऑस्फेरेडिया कहते हैं। हमने पढ़ा था ना इनहेलेट सेफोन। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पिछला लेक्चर सुने, उसमें जो बॉडी वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। हमने इनहेलेंट सेफोन पढ़ा था। इनहेलेंट साइफोन के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम ऑस्फेरेडिया कहते हैं। इसके अंदर कीमो रिसेप्टर होते हैं ताकि चेक किया जाए जो पानी आ रहा है उसमें कोई पॉल्यूशन तो नहीं है, उसमें कोई केमिकल वगैरह तो नहीं है। केमिकल को, गंदे पानी को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कीमो रिसेप्टर होते हैं जिनको हम ऑस्फेरेडिया कहते हैं, जो केमिकल को डिटेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे पास 3 सेंसरी स्ट्रक्चर्स थी जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। आइज़ वाला जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास ये मैंने शेयर कर। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है बेटा वो है रिप्रोडक्शन, कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे हैं सेक्सुअल हैं तो इनको डाईईशियस भी कहा जाता है, डाईईशियस। क्लियर, तो इसका मतलब है कि इनके पास मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट होंगे, जैसे कि हमारे पास स्नेल्स की एग्जांपल है, हार्मेफ्रोडाइट भी इन्हें कहते हैं स्नेल्स। तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। इसके अलावा कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स ये मोनोइशियस होते हैं, मोनोइशियस। इनको हम हार्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो दोनों तरह के आपको इसके अंदर ऑर्गेनिज्म नज़र आ सकते हैं, यानी कि इनमें क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा। क्लियर, तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसे होती है, फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पर बेटा इंटरनल भी हो सकती है और इसके अलावा एक्सटर्नल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ज़्यादातर जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक पानी वाले माहौल में जो रहते हैं ना, वो उनके अंदर एक्सटर्नल जो है वो फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी पानी में रहता है लेकिन इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे, इनके पास एक स्ट्रक्चर होती है हेक्टाकोटाइल, हम उसे कहते हैं हेक्टाकोटाइल। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया आपके साथ। हेक्टाकोटाइल एक स्ट्रक्चर है, यानी उसके बाजू में से एक बाजू ऐसा होता है जो मॉडिफाइड होता है आगे गैमीट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। क्लियर, उसको हम हेक्टाकोटाइल कहते हैं। तो ये हेक्टाकोटाइल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो गैमीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसके पास मौजूद होती है बेटा, ऑक्टोपस के अंदर, पानी के अंदर रहता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह की होगी, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट भी हो सकती है बेटा और इसके अलावा इनडायरेक्ट भी हो सकती है। यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट किसको कहते हैं बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं जिसमें नो लार्वा, कोई लार्वा ना बने। क्लियर, और इसके अलावा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिनके अंदर लार्वल स्टेजेस हैं, लार्वल स्टेजेस। और कौन से लार्वा यहाँ पर बनते हैं, तो इसमें हमारे पास है ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये ट्रोकोफोर लार्वा आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि इनकी डेवलपमेंट में अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा, फिर वो बाद में अडल्ट में तब्दील होगा। तो कुछ फीचर्स थे फाइला मोलस्का के, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पर्ल फॉर्मेशन को पढ़ना है और कुछ और फीचर्स को भी साथ साथ हमने डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।